Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will discuss about economic integration. If we look at economic integration, it's a combination of two words. One is economic and the other is integration. So it is quite implied that if the integration is between the economies, then it is called economic integration. अगर तो दो इकोनॉमीज या कंट्रीज के दरमियान कोई इंटेग्रेशन है तो फिर हम उसको इकोनॉमिक इंटेग्रेशन कहेंगे. लुकिंग इनटू द डेफिनेशन, द पर्पस बाय विच अ ग्रुप ऑफ नेशन states agree to ignore their national boundaries for at least some economic purposes, creating a large and more tightly connected system of markets. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में नेशंस जो हैं वो अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को से बैरियर्स को रिमूव करेंगे ताकि जो है मार्केट्स कनेक्ट हो सके. मतलब अगर ट्रेड बैरियर दो कंट्रीज का ऐसा कोई एग्रीमेंट है जिसमें ट्रेड बैरियर्स इलिमिनेट हो रहे हैं या रिड्यूस हो रहे हैं तो हम इसको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कह सकते हैं. ऑफ कोर्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का भी लेवल है. ये जो ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना इज द बेसिक लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. इसका लेवल ऑफ इंटीग्रेशन फर्दर इंक्रीज हो सकता है और हम वो आगे चैप्टर्स में देखेंगे कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. Economic integration is best viewed as a spectrum with the various integrative agreements in effect today lying in the middle of this spectrum. The level of integration defines the nature and degree of economic links among countries. अगर आज के तारीख में बात करें तो जो भी इकोनॉमीज के दरमियान एग्रीमेंट्स हैं उसी को इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कहते हैं. और ये ऑफ कोर्स इकोनॉमी में ट्रेड और बिजनेसेस को प्रमोट करने के एग्रीमेंट्स की बात हो रही है. एज आई सेड कि उसकी नेचर और डिग्री ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की इंटेंसिटी को डिफाइन करेगा. रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, अगर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किसी पर्टिकुलर रीजन के दरमियान है, और रीजन हम कहते हैं एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी को. फॉर एग्जांपल अगर साउथ एशियन कंट्रीज कोई इकोनॉमिकली इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हम इसे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कहेंगे. और इसकी दुनिया में काफ़ी सारी एग्जाम्पल भी हैं. यूरोप ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. एग्रीमेंट्स अमंग countries in a geographical region to reduce and ultimately remove trade, tariff and non-tariff barriers to the free flow of goods, services and factor production among each other. अगर geographical region में जो countries हैं वो अपनी बैरियर्स को रिमूव कर लेते हैं, जो कि टैरिफ हो सकते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स हो सकते हैं और कुछ टैरिफ्स हो सकते हैं फॉर द मोबिलिटी ऑफ सर्विसेज और द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इफ दे आर रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड वी कैन कॉल इट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. एंड इफ इट इज डन एट द ज्योग्राफिकल रीजन वी कैन कॉल इट रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. अब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में जिस तरह हम अपनी डिटेल को एनहेंस करेंगे हमें यह बात पता चलेगी कि इट इज अ थिंग टू चूज बिटवीन नेशनलिज्म एंड रीजनलिज्म. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया ही इसलिए जाता है कि ताकि पूरे रीजन को या ग्रुप ऑफ कंट्रीज को इसका फायदा हो सके. सिर्फ एक कंट्री अपने बारे में नहीं सोच रही होती जिसको नेशनलिज्म बोलते हैं. तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में हमेशा आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे अगेंस्ट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. जो आर्ग्यूमेंट्स है वो नेशनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि एक कंट्री को हो सकता है अपने बैरियर्स को रिमूव करने में नुकसान हो जो कि नेशनल इशू है. अल्टीमेटली इससे पूरे रीजन को फायदा हो रहा होगा विच इज रीजनलिज्म. तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के आर्ग्यूमेंट्स हमेशा नेशनलिज्म और रीजनलिज्म के दरमियान फोकस करेंगे.
तो रीजनलिज्म किसे कहते हैं, हम वो पहले देख लेते हैं. Regionalism refers to the process by which group of nation states, usually in the same geographical region, agree to cooperate and share responsibility to achieve common goals. अगर किसी रीजन में जो नेशंस और स्टेट्स हैं वो कोऑपरेट करते हैं टू अचीव कॉमन गोल्स, नॉर्मली ये ट्रेड के पर्सपेक्टिव में या इकोनॉमिकल कोऑपरेशन के लिए ही देखा जाता है. अगर रीसेंट बात करें तो इवन सी पैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड अ सॉर्ट ऑफ रीजनलिज्म. Regional groups are clubs formed by nation states to accomplish objectives that require coordinated or collective action. Of course, रीजनल ग्रुप्स ये वो कंट्रीज के ग्रुप्स हैं जिनका ऑब्जेक्टिव ये है कि कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव मीट कर सकें थ्रू कोऑर्डिनेशन एंड कलेक्टिव एक्शंस. The goal may be narrow and specific, example ecotourism, or very broad and ambiguous like the European Union. जो गोल है वो बहुत स्पेसिफिक और नैरो भी हो सकता है, जैसे पाकिस्तान और चाइना एग्रीमेंट साइन कर ले ताकि टूरिज्म प्रमोट हो सके, तो ये एक नैरो गोल है. ये भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और रीजनलिज्म का पार्ट है, लेकिन बहुत ही नैरो एंड वीकर लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है. हो सकता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का लेवल बहुत हायर हो, जैसे यूरोपियन यूनियन में है कि यूरोपियन यूनियन में किसी भी तरह के ट्रेड बैरियर्स नहीं है, मूवेबिलिटी फ्री है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मूवेबिलिटी फ्री है, इवन करेंसी तक सेम है, दे यूज यूरो एज अ करेंसी. तो इट कैन बी द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, बट स्टिल जो रीजन उसकी यही है कि कोई सर्टेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो कोऑर्डिनेशन और कलेक्टिव एक्शन से मीट किए जा सके. रीजनलिज्म टेक मैनी फॉर्म्स इन IPE, रीजनल एनवायरमेंट एग्रीमेंट्स, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम, रीजनल साइंटिफिक हेल्थ regime एंड रीजनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट. मजीद भी कुछ चीज़ें हैं जिस पे रीजनलिज्म यानी कि रीजनल कोलैबोरेशन हो जाती है, जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कुछ साइंटिफिक एंड हेल्थ रिजीम्स हैं या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है. तो फॉर ऑल दीज रीजनलिज्म इज डेफिनेटली पॉसिबल. Regionalism is not a new thing, but what is new is its strength as an organizing force due to the increased importance of integration and the rise of regional trade blocs. Regionalism apparently तो कोई नया आइडिया नहीं है, it is quite old philosophy, but अब शायद दुनिया में रीजनलिज्म की फिलॉसफी को ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड किया जा रहा है और उसके फ़ायदे भी समझे जा रहे हैं एट द इकोनॉमिक और कंट्री लेवल. द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. अब इंटीग्रेशन का प्रोसेस क्या है? इंटीग्रेशन इंक्रीजेस द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द मेंबर, इंक्रीजेस द नीड फॉर कोऑपरेशन इज इंटेंसिफाइड. During the economic integration, the member states voluntarily choose to restrict, replace their national objective and policies to undertake it in a common level of union. Integration is the process during which the sovereign state of the member states is progressively diminished. अब होता क्या है, इंटीग्रेशन जब इंक्रीज होती है कंट्रीज में तो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज होती है और कोऑपरेशन को प्रमोट किया जा रहा होता है. इस पूरे केस में जो नेशनलिज्म का ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको रिड्यूस या एलिमिनेट किया जा रहा होता है. एग्जाम्पल ले लेते हैं, हो सकता है पाकिस्तान और ईरान की ट्रेड में कुछ ट्रेड बैरियर्स हों और पाकिस्तान को पता हो कि ट्रेड बैरियर से या टैरिफ से रेवेन्यू भी जनरेट होता है,
लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान अकेला अपना फ़ायदा को सोचे बगैर एक ऐसा एग्रीमेंट साइन करता है जिससे ईरान और पाकिस्तान दोनों के लोगों को फ़ायदा हो सके। तो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कि जब आप कोऑपरेशन की बात करते हैं तो फिर इंडिविजुअल बेनिफिट्स को नहीं देखा जा रहा होता, बल्कि कलेक्टिव बेनिफिट्स को देखा जा रहा होता है बिटवीन द नेशंस। The objectives of economic integration. Association between states aim at the realization of a benefit. All economic associations always have positive and negative economic implication. Trade liberalization and enhance competition in an enlarged market. The objective of the union can be reached efficiently only with the sacrifice of nations' sovereignty in order to achieve a collective goal. अल्टीमेटली बात वही है कि इससे क्या हो रहा होता है कि इकोनॉमिकल एडवांटेज क्रिएट हो रहा होता है फॉर द पीपल, ताकि ट्रेड बैरियर रिड्यूस होंगे तो अल्टीमेटली लोगों को चीज़ें कम प्राइसेस पे मिलेंगी। स्टेट्स को भी फ़ायदा है, कंपटीशन क्रिएट होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी, इनोवेशन पे बातें जाएंगी जब कंपटीशन होगा। लेकिन अल्टीमेटली हो सकता है किसी नेशन को उससे नुकसान भी हो, जैसे स्मॉल इंडस्ट्री किसी नेशन की रिड्यूस हो रही हो, ट्रेड आपकी डाइवर्ज हो जाए उस कंट्री से किसी और कंट्री में ड्यू टू रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि सोचा जा रहा होता है फॉर द एडवांटेज ऑफ ऑल एंड नॉट फॉर द एडवांटेज ऑफ वन। सो नेशनल सॉवरियनिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है टू अचीव एन एफिशिएंट एनवायरनमेंट फॉर ऑल द नेशंस। अभी तक हमने ये देखा कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होती क्या है, उसकी डेफिनेशन हमने देखी, उसके पर्पस देखे ब्रीफली ऑफ कोर्स। अब हम देखेंगे कि इससे पहले मैंने बात की थी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के भी लेवल्स होते हैं, तो अब हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लेवल्स को देखेंगे कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लेवल कौन कौन से होते हैं। जितनी ज़्यादा इंटीग्रेशन होगी ऑफ कोर्स हम उसकी इंटेंसिटी को हायर करेंगे। तो वीकेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है वो फ्री ट्रेड एरिया है। आगे हम इन सब को चारों को डिटेल में भी देखते हैं। और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन जो है वो इकोनॉमिक यूनियन है, यानी कि वीकेस्ट ये है कि हम ट्रेड बैरियर्स रिमूव कर देते हैं। तो दिस इज अ फ्री ट्रेड एरिया। एग्जांपल दी गई है नेफ्टा की, आगे हम ये सारा कुछ डिटेल में देखते हैं। उसके बाद अगर इकोनॉमिक कोऑपरेशन मजीद इंक्रीज करता जाए तो उसको 3-4 कैटेगरीज में हम कैटेगराइज करते हैं। द वीकेस्ट फॉर्म इज फ्री ट्रेड एरिया एज आई सेड, then custom union, then common market, and the highest form of integration is economic union. Free trade area involves a relatively minimal degree of integration. Nations in free trade area agree to eliminate trade barriers to trade for goods and services they produce themselves. However, each nation still retains the right to set its own tariff barriers with respect to products from outside the free trade area. In essence, some goods are still subject to differential trade barriers while some goods are trade free. Some goods are tariff free actually. For example, goods from other countries. This leads to complication. As I said कि सबसे जो weakest form of integration है वो free trade area है। फ्री ट्रेड एरिया क्या है कि दो कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं टू रिमूव एंड एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स। पाकिस्तान और चाइना अगर FTA साइन कर ले तो इट मीन्स पाकिस्तान से चाइना और चाइना से पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड के अंदर कोई भी बैरियर नहीं होगा, ना कोई टैरिफ होगा ना कोई नॉन टैरिफ बैरियर होगा। ऑफ कोर्स इस ट्रेड एग्रीमेंट के अलावा दोनों कंट्रीज फ्री हैं टू सेट देयर पॉलिसीज। इसके अलावा पाकिस्तान का UAE से ट्रेड टर्म्स क्या हैं, ईरान से टर्म्स क्या हैं, ये इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स को
रिमूव या एटलीस्ट रिड्यूस किया गया है. सो दिस इज द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विच इज कॉल्ड फ्री ट्रेड एरिया. एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं. तो सबसे जो कॉमन हमें एग्जाम्पल मिलती है वो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया की मिलती है, जिसे नेफ्टा भी बोलते हैं. एग्जाम्पल ऑफ फ्री ट्रेड एरिया: गुड्स फ्रॉम द यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको विल बी ट्रेडेड फ्रीली विद इन द नेफ्टा बाउंड्रीज. नेफ्टा की जितनी भी कंट्रीज थी उनके दरमियान ये एग्रीमेंट साइन हुआ कि आपस में जो गुड्स की ट्रेड होगी वो एक्चुअली फ्री ट्रेड एरिया होगा, उस पर कोई भी बैरियर्स अप्लाई नहीं होंगे. Goods from other countries will be subject to differential trade barriers of these three countries. Example, Chile has negotiated 3 separate bilateral trade agreements with each of the NAFTA members separately. अब ये जो एग्रीमेंट है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, इट्स अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. इसका मतलब ये है कि जो कंट्रीज अंडर द एग्रीमेंट हैं उनके दरमियान फ्री ट्रेड पॉलिसी है, लेकिन दे आर फ्री टू सेट देयर पॉलिसीज फॉर आउटसाइड कंट्रीज. एग्जांपल दी गई है कि अब चिली के साथ जो एग्रीमेंट है वो यूएसए का अलग है, कनाडा का अलग है, मैक्सिको का अलग है. टैरिफ रेट भी अलग होंगे, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी डिफरेंट होंगे. तो जो मेंबर कंट्रीज हैं उनका सिर्फ आपस में एग्रीमेंट है और आउटसाइड देयर एग्रीमेंट जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके साथ कोई भी टर्म्स सेटल करने के लिए दे आर फ्री. ऐसे एग्रीमेंट को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं. और एज आई सेड, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेफ्टा इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फ्री ट्रेड एरिया. नेफ्टा के कुछ फीचर लिखे हुए हैं. Trade bloc in North America created by the USA, Canada and Mexico came into effect January 1, 1994. Between 1993 and 2004, trade among NAFTA members increased 123%. ये जो एग्रीमेंट है इसकी जो मेजर जो स्टार्ट हुआ था तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिटिंग कंट्रीज थी और इस एग्रीमेंट का जो पार्ट थी वो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको थी. 1994 में ये एग्रीमेंट इफेक्ट में आया और इससे ट्रेड में 130% का इंक्रीज आया. तो इसका मतलब कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से ट्रेड में डेफिनेटली इंक्रीज आया. उसके बाद पहला हमने लेवल देखा कि सबसे जो वीकेस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है वो फ्री ट्रेड एरिया है. कि फ्री ट्रेड एरिया क्या है कि मेंबर कंट्रीज आपस में ट्रेड फ्री कर लें, तो इस तरह के एग्रीमेंट को फ्री ट्रेड एरिया बोलते हैं. इससे जो हायर लेवल ऑफ कोऑपरेशन है उसको हम कस्टम यूनियंस बोलते हैं. एग्जाम्पल दी गई है टर्की और यूरोपियन यूनियन की, ये हम बाद में देखते हैं. पहले हम एग्रीमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं. The group of nations agree both free trade area within their collective boundaries and to a common set of external barriers. If NAFTA were to evolve into custom union, the USA, Canada and Mexico would need to agree to a unified set of tariffs that would apply to products from other countries. The Treaty of Rome, which created the European Economic Community, was based upon the idea of customs union. The movement to the customs union is another step in terms of economic and political integration. कॉमन यूनियन जो है ये फ्री ट्रेड एरिया से एक लेवल ऊपर है. फ्री ट्रेड एरिया ये था कि मेंबर कंट्रीज आपस में ट्रेड बैरियर्स रिमूव कर लेती थी थ्रू एन एग्रीमेंट. कॉमन यूनियन के अंदर जो मेंबर कंट्रीज हैं उनका बिटवीन देयर नेशंस एग्रीमेंट होगा फॉर फ्री ट्रेड. उसके अलावा जो उसकी सेकंड जो हायर फीचर होगा कि ये नॉन मेंबर कंट्रीज पे जो भी इन कंट्रीज का एग्रीमेंट होगा वो कॉमन होगा. मतलब इसमें एग्जांपल दी गई है, अगर नेफ्टा जिसके अंदर 3 बेसिक कंट्रीज थी, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको. एक तो नेफ्टा में क्या था कि इन तीनों के दरमियान ट्रेड फ्री थी, लेकिन अगर नेफ्टा को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से
कस्टम यूनियन पे कन्वर्ट करना हो तो फिर यूएसए की, कनाडा की और मैक्सिको की जो नॉन मेंबर्स कंट्रीज के साथ ट्रेड है वो भी कॉमन टर्म्स पे होनी चाहिए। यानी कि अगर चिली के साथ ट्रेड बैरियर 5% है तो यूएसए की भी 5% होने चाहिए, कनाडा के भी 5% होना चाहिए, मैक्सिको के भी 5% होना चाहिए। अगर फ्री ट्रेड एरिया से एक स्टेप हम ऊपर आए तो वी कैन कम टू कस्टम यूनियन, जहां पे ट्रेड एरिया भी है और नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ कॉमन टर्म्स हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कस्टम यूनियंस, और इसकी एग्जांपल दी हुई है टर्की और यूरोपियन यूनियन की। Nations involved give up some degree of sovereignty, national political economy, since they can no longer set their trade barriers without consulting their economic partners. Nations gain a far greater degree of economic integration. Product flows more easily within the custom union without need for border inspection or custom fees because of the unified trade structure. However, member nations will still retain right to impose some non-tariff barriers such as health and safety standards. बात वहीं पे आ जाती है कि अगर आपने हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे जाना है, जैसे कस्टम यूनियन की बात की है, तो नेशंस को देयर डिग्री ऑफ सॉवरियनिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब कंट्री नॉन मेंबर्स के लिए भी टैरिफ बैरियर्स या ट्रेड बैरियर्स खुद से नहीं तय कर सकती, बल्कि उसको सारे मेंबर कंट्रीज से कोऑपरेट करना पड़ेगा। डिस्कशन के बाद जो है एग्रीमेंट्स, वो टैरिफ्स और बैरियर्स इंपोज होंगे। अकेले ऑटोनॉमी नहीं होगी किसी नेशन के पास अगर वो कस्टम यूनियन का पार्ट है। इसका कुछ फायदा भी है कि पूरे जो आपका इंटीग्रेटेड रीजन है उसके अंदर ट्रेड स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होगा, और जहां पे ट्रेड स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होता है वहां पे नॉर्मली ट्रेड फ्लो बेटर होता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ कस्टम्स यूनियन। टर्की यूरोपियन यूनियन कस्टम यूनियन एक एग्रीमेंट था, ये 1995 31 दिसंबर 1995 में आया। डज नॉट कवर इसेंशियल इकोनॉमिक areas like agriculture, bilateral trade concessions still apply and services. Turkey applied for full European Union membership in 1987. Helsinki Summit, December 1999, Turkey given candidate country status. October 3, 2005, European Council began accession negotiations with country. तो अगर इस एग्रीमेंट की बेसिकली बात करें, 1995 में ये आया और इसमें कुछ एरियाज कवर नहीं हो रहे थे, जैसे कि एग्रीकल्चर की बात की गई है। अदरवाइज इट वाज अ कस्टम्स यूनियन एग्रीमेंट। अगर अब यहां तक जो दो टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं उसको रीकैप कर लें, तो एक हमने डिस्कस की फ्री ट्रेड एरिया और एक हमने डिस्कस की कस्टम्स यूनियन। The free trade area is the least restrictive and loosest form of economic integration among countries. In the free trade area, all barriers to trade among member countries are removed. फ्री ट्रेड एरिया में हमने कहा कि ये सबसे लूजेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेंबर कंट्रीज के दरमियान जो टैरिफ बैरियर्स हैं या ट्रेड बैरियर्स हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं, इसीलिए इसको फ्री ट्रेड एरिया बोलते हैं। उसके बाद हमने बात की कस्टम्स यूनियन की। मेंबर्स ऑफ अ कस्टम्स यूनियन डिसमेंटल बैरियर्स टू ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज अमंग देमसेल्फ। अ कस्टम यूनियन एस्टैब्लिशेस अ कॉमन ट्रेड पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू नॉन मेंबर्स। फ्री ट्रेड एरिया में एक लेवल हायर था इंटीग्रेशन का, और वो ये था कि नॉन मेंबर्स के साथ भी अब पॉलिसीज कॉमन होंगी। सो फ्री ट्रेड एरिया प्लस similar policy for non-members is actually equal to customs union. इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें, जो कस्टम्स यूनियन से भी हायर फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है, दैट इज अ कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट एग्रीमेंट दैट परमिट्स फ्री ट्रेड, कॉमन एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस एंड फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इस पे यूरोपियन यूनियन की एग्जांपल दी गई है। देख, यूरोपियन यूनियन
की एग्जांपल दोनों जगह फिट होती है, लेकिन ज़्यादा वो इकोनॉमिक यूनियन में आएगी। ये कॉमन मार्केट की टाइप है, लेकिन अगर बहुत ही डिटेल में देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन इज़ द इकोनॉमिक यूनियन, जो हमारी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेग्रेशन है। बाकी डेफिनेशन इसी तरह है कि फ्री ट्रेड एरिया था जब एग्रीमेंट था कि बिटवीन नेशंस एग्रीमेंट फ्री ट्रेड का होगा, कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं होंगे। उससे एक लेवल ऊपर आए कस्टम यूनियन पे, और कस्टम यूनियंस में हमने कहा कि जो नॉन मेंबर के साथ भी एग्रीमेंट है वो सिमिलर होगा। अब हम एक और लेवल ऊपर आ जाए तो उसको कॉमन मार्केट बोलते हैं, यानी कि ऐसी एग्रीमेंट के अंदर ट्रेड भी फ्री होगी, नॉन मेंबर के साथ एग्रीमेंट भी कॉमन होंगे, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मूवेबिलिटी भी फ्री होगी। अगर एक सिटीजन किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहता है तो उसके लिए कोई बैरियर्स नहीं होंगे। इसमें ह्यूमन कैपिटल भी है और आपकी मूवेबल कैपिटल भी है। ऑफ कोर्स लैंड तो मूव नहीं हो सकती, इसमें फ्री मूवेबिलिटी ऑफ कैपिटल होगी, फ्री मूवेबिलिटी ऑफ लेबर होगी। तो ये सारा अगर फीचर भी ऐड कर दिया जाए कस्टम यूनियन में, सो इट एक्चुअली बिकम्स कॉमन मार्केट वेयर मूवेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो फ्री। एंड द हाईएस्ट फॉर्म, इससे भी एक लेवल ऊपर आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक यूनियन। द फाइनल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटेग्रेशन, non-tariff barriers are eliminated along with tariff barriers, creating an eventually more integrated market. Member nations also agree to 4 freedoms of movement: goods, services, people, capital। ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले तो फ्री ट्रेड एरिया भी होगा, नॉन मेंबर्स के साथ कॉमन कंट्रीज भी, कॉमन एग्रीमेंट भी होगा, मूवेबिलिटी ऑफ कैपिटल भी फ्री होगा, और इसके अंदर एक्चुअली जो एक चीज और ऐड हो रही होती है वो इकोनॉमिकल कोऑपरेशन होता है, कि हो सकता है कि इन्फ्लेशन रेट भी कॉमन मेजर्स पे सेट किया जाए, इसी तरह सप्लाई ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट, इसको कॉमन बेसिस पे सेट किया जाए जैसे यूरोपियन यूनियन में होता है। तो ऐसे फॉर्म ऑफ इंटेग्रेशन को हम इकोनॉमिक यूनियन बोलते हैं। ऑफ कोर्स इसके अंदर गुड्स, सर्विसेज, पीपल और कैपिटल की मूवमेंट भी फ्री होगी। फोर फ्रीडम रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस ऑन national sovereignty but have significant effect on economic activity. Free movement of goods goes beyond the elimination of barrier, requires a variety of governmental, health, safety and other hazardous regulation to be harmonized so that the product can be sold somewhere in the economic union, can be sold everywhere in it. Of course ये तो हमने कहा कि फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स होगी, लेकिन कुछ मेजर्स लेने होंगे जैसे कि हेल्थ एंड सेफ्टी है और स्टैंडर्डाइजेशन है, क्योंकि उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। एक बार ये मेजर्स आ जाएंगे तो फिर गुड्स फ्रीली विद इन द इकोनॉमिक यूनियन कहीं भी सेल हो सकता है। इट इज ऑफ कोर्स देयर एग्जिस्ट अ फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। इसी तरह फ्री मूवमेंट ऑफ सर्विसेज भी है। The service sector include many industries such as bank and finance, traditionally subject to heavy regulation that varies considerably among nations. लेकिन ऐसे केस में there will be free movement of services. Free movement of people, जो उस यूनियन के अंदर लोग हैं वो कहीं पे भी जाके जॉब कर सकते हैं, इमिग्रेशन का कोई इशू नहीं है। Requires a unified immigration policy since a person free to enter and work in one member of इकोनॉमिक यूनियन वुड बी एबल टू लिव एंड वर्क एनीवेयर इन द एरिया। और आपके पास एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन में कि आपको कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है टू मूव बिटवीन द यूरोपियन यूनियन इफ़ यू आर अ सिटीजन ऑफ वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। Free movement of capital, individual nations up to their ability to regulate investment inflows and outflows. Many nations have traditionally imposed capital controls to encourage domestic investment, promote financial stability, and reduce foreign exchange variation. These controls are not eliminated in an economic union but must be harmonized so that national regulations are similar enough to become a barrier to economic activity.
ऑफ कोर्स फिर नेशन चीज़ों को मॉनिटर तो करेंगी, लेकिन जो है कंट्रोल जो है ओवरऑल आपके पास यूनियन के पास होगा। यूरोपियन यूनियन की एक एग्जांपल है कि वो कोलैबोरेटेड फॉरेन एक्सचेंज मूवमेंट है, कोलैबोरेटेड इन्वेस्टमेंट की फीचर्स हैं, कोलैबोरेटेड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। ये आपका कोलैबोरेशन के बाद होगा। इफ वी कंसिडर द डिफरेंट स्टेट इन एन अलायंस, then the US is the most successful economic union in the world. Economic integration, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है, इट मीन्स EU. Economic integration is appealing because it is the way for nations to achieve greater efficiency in their use of scarce resource and higher rates of economic growth lead to both static efficiency gains and dynamic efficiency gain. अगर देखा जाए इस वक्त दुनिया का सबसे जो सक्सेसफुल इकोनॉमिक यूनियन है वो यूरोपियन यूनियन है। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम से एप्लीकेबल है, ये सारे फीचर्स उस पर अप्लाई होते हैं। और उस पर एक और हायर फीचर है कि उनका सेंट्रल बैंक एक है जिसको यूरोपियन सेंट्रल बैंक बोलते हैं। उनकी जो करेंसी है वो कॉमन है, यूरो जो है, जो कि दुनिया में कोई और एग्जांपल नहीं मिलती उस तरह की। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन इज द मोस्ट सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक यूनियन इन द वर्ल्ड। और उसके बाद उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं टू ऑल द रीजन, जो कि स्टैटिक नेचर के भी हैं और डायनामिक नेचर के भी हैं, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक एडवांटेज क्या होते हैं और डायनामिक एडवांटेज क्या होते हैं। इसको भी अगर हम रीकैप कर लें, बाद में हमने जो दो फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को डिस्कस किया, दे आर कॉमन मार्केट एंड इकोनॉमिक यूनियन। अ कॉमन मार्केट हैज नो बैरियर्स टू ट्रेड अमंग मेंबर्स एंड हैज अ कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी। Factor of production are mobile among the members. Members of a common market must be prepared to cooperate closely in monetary, fiscal and employment policies. अब कॉमन मार्केट में फ्री ट्रेड एरिया भी था, एक्सटर्नल मेंबर्स के साथ कॉमन पॉलिसी भी थी, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मूवेबिलिटी भी फ्री थी, और साथ में कोऑपरेशन भी थी। इस केस में इंटेग्रेटेड पॉलिसी नहीं है, लेकिन कोऑपरेशन है इन मॉनेटरी, फिस्कल एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। मतलब ये कि मॉनेटरी पॉलिसी हर नेशन की डिफरेंट है, लेकिन एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन है। जब आप इकोनॉमिक यूनियन की बात करेंगे तो हो सकता है कि आपकी इकोनॉमिक, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी एक ही हो, जैसे यूरोपियन यूनियन में नजर आता है। इकोनॉमिक यूनियन की बात करें, द क्रिएशन ऑफ अ ट्रू इकोनॉमिक यूनियन रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, जैसा मैंने आपसे कहा, इन एडिशन टू द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो पहले वाले फीचर्स हैं वो सेम रहेंगे और इधर यूनिफाइड इकोनॉमिक पॉलिसीज आ जाएंगी थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स। Under this union, members would harmonize monetary policies, taxation, and government spendings, and a common currency would be used by all members. इधर हो सकता है कि टैक्स की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसीज, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की पॉलिसीज कॉमन हो, और एक मजीद हाईएस्ट फीचर होगा कि हो सकता है इधर करेंसी भी एक ही हो। जिस तरह यूरोपियन यूनियन की एग्जांपल है, वहाँ पे यूरो यूज होता है इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन। ये एक ब्रीफ रीकैप है कि फ्री ट्रेड एरिया क्या था, कि फ्री ट्रेड बिटवीन द मेंबर्स। अगर मेंबर्स के दरमियान फ्री ट्रेड है तो उसको हम फ्री ट्रेड एरिया बोलते हैं। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में या एरिया में एक और फीचर ऐड कर लें तो वो कॉमन यूनियन बन जाता है, और वो क्या फीचर है? कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ्स। नॉन मेंबर्स के साथ भी जो पॉलिसी है वो कॉमन है, तो इट बिकम्स अ फ्री कॉमन यूनियन। कॉमन यूनियन के अंदर अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की मूवेबिलिटी फ्री कर ले, मोबिलिटी जो उनकी है, तो इट बिकम्स अ कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट के अंदर अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसीज भी सिमिलर कर लें, जिसके अंदर फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी है, तो वो इकोनॉमिक यूनियन बन जाता है। सो दीज आर द लेवल्स ऑफ economic levels or the forms of economic integration
based on the intensity of economic integration. और ये इसी चीज़ का एक चार्ट है कि फ्री ट्रेड एरिया में फ्री इंट्रा स्ट्रीम ट्रेड होती है, कॉमन कमर्शियल पॉलिसी नहीं होती, फ्री मोबिलिटी ऑफ लेबर मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स नहीं होती, कॉमन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी नहीं होती, और गवर्नमेंट एक नहीं होती. और जैसे जैसे आप लेवल इंक्रीज करते जाएंगे आपकी यहाँ पे आके सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी. Economic case for regional integration stimulates economic growth in countries. Countries specialize in those goods and services efficiently produce. Additional gain from free trade beyond international agreements such as GATT and WTO. रीजनल इंटीग्रेशन का जो फ़ायदा होता है वो यही होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर होती है, इसलिए क्योंकि कंपटीशन हायर होता है, कोऑपरेशन ज़्यादा है, टैक्सेस रिड्यूस हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली ग्रोथ भी बढ़ रही है, प्रोड्यूसर के पास एडवांटेज है. स्पेशलाइजेशन होगी और उसकी वजह यह है कि अब कंपटीशन कंट्री में नहीं है बल्कि रीजन में है. जिस जिस तरह रीजन में कंपटीशन ज़्यादा होगा, स्पेशलाइज और इनोवेशन के बगैर तो सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है. इसीलिए जो है स्पेशलाइजेशन होगी. और सिर्फ आप डिपेंड नहीं कर रहे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड के एग्रीमेंट्स क्या हैं, आप खुद भी एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं फॉर रीजनलाइजेशन. और दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. ये जो आर्ग्यूमेंट्स से रीजनल इंटीग्रेशन के, ये इकोनॉमिक इन नेचर थे, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी और लोगों के फायदे पे बात हो रही थी. कुछ आर्ग्यूमेंट इसके पॉलिटिकल इन नेचर भी हैं. इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट इंसेंटिव्स फॉर पॉलिटिकल कोऑपरेशन एंड रिड्यूस पोटेंशियल फॉर वायलेंट कन्फ्रंटेशन. टुगेदर द कंट्रीज हैव द इकोनॉमिक क्लाउड टू एनहांस ट्रेड विद द कंट्रीज और ट्रेडिंग ब्लॉक. दो मेजर फायदे हैं. एक तो ये है कि अब गवर्नमेंट के लिए जो पॉलिसी मेकिंग है वो इंटीग्रेटेड है, तो शायद सपोर्ट हायर है कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनानी है, फिस्कल पॉलिसी कैसे बनानी है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. वो इंटीग्रेटेड है तो बनाने के लिए कह लें कि इंफॉर्मेशन और एक्सपर्टीज ज़्यादा अवेलेबल है. दूसरा, अब एक ट्रेड ब्लॉक भी क्रिएट हो गया. नॉन मेंबर्स के साथ भी पॉलिसीज़ हैं लेकिन पॉलिसीज़ कॉमन है, तो इसका मतलब कि उसका इफेक्ट भी जो आउटर कंट्रीज को है वो ज़्यादा जाता है. अगर आपने किसी कंट्री को बैन करना है तो एक कंट्री उससे ट्रेड रिस्ट्रिक्ट कर दे उसके इफेक्ट में, और पूरे रीजन अगर उसके साथ ट्रेड रिस्ट्रिक्ट कर दे उसके इफेक्ट में बहुत फ़र्क है. तो ये पॉलिटिकल भी फ़ायदे हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के. Impediments to regional integration. Groups within countries may be hurt. Potential loss of sovereignty and control over domestic issues. Debate. Integration is trade creation. Integration is trade diversion. Of course, फायदे के साथ नुकसान भी हैं. पहली चीज़ नज़र आ रहा है कि अगर तो कॉमन पॉलिसीज होंगी तो इंटेग्रिटी या सॉवरेनिटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट विल हर्ट. अगर आप कॉमन यूनियन में या इकोनॉमिक यूनियन में होंगे तो आप किसी भी कंट्री के साथ अपनी ट्रेड पॉलिसी सेट नहीं कर सकते, बल्कि कोऑर्डिनेशन के बाद आपको सेट करनी पड़ेगी. दूसरा, कुछ कंट्रीज को ट्रेड क्रिएशन की बजाय ट्रेड डाइवर्जेंस का लॉस हो जाता है. ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगी तो ट्रेड क्रिएट होगी इन ऑल द रीजन, लेकिन यह भी हो सकता है कि ट्रेड किसी कंट्री से डाइवर्ज हो जाए. यानी कि पाकिस्तान की ट्रेड हो सकता है कि जब टैरिफ्स वगैरह फ्री हो तो पाकिस्तान की कंपनीज जो है वो मूव कर जाएं अपनी ट्रेड में, सारी की सारी जो कह लें कि प्रोडक्शन है वो चाइना को जाके बेच दिया करें. तो किसी कंट्री को इस पूरे रीजनलिज्म प्रोसेस से लॉस भी हो सकता है, ट्रेड डाइवर्ट भी हो सकती है. ऑफ कोर्स इसके जो ओवरऑल एडवांटेजेस हैं वो आउटवे करते हैं टू इट्स डिसएडवांटेज, बट देयर इज ऑलवेज अ डिबेट बिटवीन नेशनलिज्म एंड रीजनलिज्म, एज आई सेड. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज. The essential requirement for an increasing economic integration are comparable level of economic development,
similar but potentially complementary structure in production and demand. These are static effect, immediate general benefits, and dynamic effect, accelerate development and raise welfare. The economic integration will stimulate research and development, inducing innovation and technical change, faster economic growth. अगर आप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन डेवलप कंट्रीज की बात करें, जैसे कि यूरोपियन यूनियन की भी एक एग्जांपल है, तो ऐसी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इसलिए भी सक्सेसफुल है क्योंकि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल और स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, चाहे वो इकोनॉमिकल हो या प्रोडक्शन एंड डिमांड के लेवल पे हो, वो सिमिलर है। मतलब पाकिस्तान अगर चाहे भी तो वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं बन सकता। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है और उसकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल है वो उन कंट्रीज से बिल्कुल डिफरेंट है। तो डेवलप कंट्रीज जब इकोनॉमिकली इंटेग्रेट करती हैं तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। कुछ स्टैटिक होते हैं, स्टैटिक फायदे वो होते हैं जो इमीडिएटली आ जाते हैं, और कुछ डायनामिक होते हैं जैसे कि डेवलपमेंट है या लिविंग स्टैंडर्ड का रेज होना, ये फॉरन नहीं आएगा, या इनोवेशन एंड ग्रोथ है, ये फॉरन नहीं आएगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम डायनामिक इफेक्ट भी आना शुरू हो जाएंगे कंट्रीज में। जब इकोनॉमिकली इंटीग्रेट होती है डेवलप कंट्री तो उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कल्चर भी बढ़ता है, इनोवेशन और टेक्निकल चेंज भी आती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी फास्टर होती है। और इनोवेशन की मैंने और टेक्निकल चेंज की मैंने रीजंस बताई कि जब आपका कंपटीशन नेशनल लेवल से बढ़ के रीजनल लेवल पे आ जाता है तो यू हैव टू हैव इनोवेटिव एडवांटेज एंड टेक्निकल एडवांटेज इन ऑर्डर टू compete with the other firms. So the level of innovation and technical change and the technological change is faster in the developed economically integrated countries. अभी मैंने बात की कि कुछ फायदे होते हैं जो स्टैटिक होते हैं और कुछ होते हैं जो डायनामिक होते हैं। स्टैटिक यानी जैसे ही इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा शॉर्ट टर्म में ही आपको कुछ इफेक्ट्स नजर आना शुरू होंगे, जैसे बेटर यूज ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, ट्रेड क्रिएशन, प्रोडक्शन शिफ्ट्स फ्रॉम मोर एफिशिएंट मेंबर कंट्रीज फ्रॉम इनएफिशिएंट डोमेस्टिक कंट्रीज, स्पेशलाइजेशन, कंपैरेटिव एडवांटेज। कि कुछ तो आपको फौरन नजर आ जाएंगे कि जहां जहां इनएफिशिएंसी ज्यादा है वहां से कंपनीज मूव होके एफिशिएंट जगह पे चली जाएंगी, जहां लेबर की अवेलेबिलिटी है, लैंड की अवेलेबिलिटी है, जिस जिस तरह सूट करता है वैसे मूवेबिलिटी आएगी। कुछ डायनामिक इफेक्ट होंगे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के जो कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं, जो कि शॉर्ट टर्म में नहीं आएंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में आ जाएंगे, जैसे कॉस्ट रिडक्शन ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे जैसे कंपनीज एक बार कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर लेंगी, उनकी मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी अचीव होना शुरू हो जाएगी और कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। कॉस्ट रिडक्शन की वजह से कंपटीशन हायर होगा और उसकी वजह से बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर विल बेनिफिट फ्रॉम द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन। प्रोड्यूसर को यह फायदा होगा कि कंपटीशन की वजह से वो अपने जितने भी एक्टिविटीज हैं जो यूजफुल नहीं है उसको एलिमिनेट करेगा। कंज्यूमर को फायदा ये होगा हाई कंपटीशन की वजह से हायर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगी, लोअर प्राइस पे मिलेगी। तो ये वो इफेक्ट है जो लॉन्ग टर्म में आएंगे। मजीद डिटेल में स्टैटिक एफिशिएंसी गेन देख लेते हैं। विद कंप्लीटली फ्री ट्रेड विद इन द एरिया, each member nation is able to specialize in producing the goods and services in which it is most efficient. Protective barriers that preserve inefficient industries and promotes redundancy are eliminated. The creation of a large integrated market promotes efficiency in certain industries where large scale of production or long production runs are possible. These gains from economies of scale make product cheaper and more competitive. स्टैटिक एडवांटेज के बारे में हमने कहा कि खुद ही आपको जैसे ही इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगी बहुत कम अरसे में नजर आएगा कि जिन कंपनीज को कंपैरेटिव एडवांटेज था, जो एफिशिएंट थी, उन्होंने मार्केट कैप्चर करना शुरू हो गई है, तो अल्टीमेटली एफिशिएंसी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो अचीव करेंगे और प्रोडक्ट जो है चीपर मिलना शुरू हो जाएगी।
डायनामिक इन्वायरमेंट की बात करें या डायनामिक एडवांटेज की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी जब आपकी सेल ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंट होगी, तो ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी इन द रीजन और इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी. A larger and more competitive market is likely to be more innovative. As I said कि जब मार्केट हायर होगी तो इनोवेशन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे फॉर बोथ द रीज़न. इनोवेशन के बगैर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, और दूसरा क्योंकि अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो चुकी हैं तो इनोवेशन पे के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसे लगाए जा सकते हैं. प्रॉफिटेबिलिटी है तभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसे एलोकेट किए जा सकते हैं. सो ऐसे केसेस में इनोवेशन होगी. As internal trade barriers are removed, previously protected firms are forced to compete with one another. This makes them more efficient. Competition के बारे में इकोनॉमिक्स कहती है कि जिस तरह कंपटीशन ज़्यादा होता है, एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है ऑफ द फर्म. जो इनएफिशिएंट मेंबर्स होते हैं वो या तो एफिशिएंट हो जाते हैं या वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं. In economic integration, if economic integration is successful, economic growth rate tends to increase, which raises living standards. और इसी की वजह से जब इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी रीजन में तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा लीड करती है टू हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड दीज वर द डायनामिक एफिशिएंसी गेन्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. हमने इससे पहले बात की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज, जिसमें हमने बात की कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल सेम होता है, पोटेंशियली स्ट्रक्चर भी सेम होता है और उसकी वजह से फ़ायदे आते हैं. अब इंटीग्रेशन बिटवीन द डेवलपिंग कंट्रीज में क्या फ़र्क होता है? The economic integration is based on static benefit. It aims at the potential dynamic effects and the expectation that closer cooperation will foster regional market. The objective of their integration is the acceleration of their development by enlarging the market, pooling resources essential for economic growth, avoiding unnecessary and uneconomic duplication of capital investment. Integration between developing countries contains also elements of self-destruction. For that reason, the economic association rarely survive for a long time. For example, East Africa Common Market, Central American Common Market. अगर ऑब्जेक्टिव्स देखे जाएं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो वो मोर और लेस सेम है कि मार्केट आपकी एनलार्ज हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस किया जा सकेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बार बार करनी चाहती है वो डुप्लीकेशन एफर्ट्स कम हो सकती है और एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है. लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये डेवलपिंग कंट्रीज में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कोई ख़ास सर्वाइव्ड नज़र नहीं आती. एग्जाम्पल्स भी बहुत कम नज़र आती हैं और उसकी वजह यह है कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं, एक तो इनका डेवलपमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है और डेवलपमेंट का फेज भी डिफरेंट होता है. दूसरा, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं ये अक्सर नेशनल सॉवरियनिटी में बिलीव करती हैं. मतलब ये रीजनल लेवल पे काम करने से ज़्यादा दे बिलीव इन द नेशनल इंटरेस्ट, और इनका ये बिलीव होता है कि नेशनल पॉलिसीज़ जो है वो नेशनल लेवल पे ही सेट होने चाहिए और इसकी जो ऑटोनॉमी है वो डाइवर्ज नहीं की जा सकती. और ये इसकी एक वजह है कि डेवलपिंग कंट्रीज में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अगर नज़र भी आता है तो लीज फॉर्म में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स या फ्री ट्रेड एरिया की फॉर्म में नज़र आता है. इकोनॉमिक यूनियन के लेवल की इंटीग्रेशन डेवलपिंग कंट्रीज में तो नहीं नज़र आती. इवन कॉमन मार्केट्स भी कॉमन मार्केट तक भी कॉमन नहीं है इन डेवलपिंग कंट्रीज. Arguments surrounding economic integration. The number of arguments surround economic integration. These arguments center on trade creation and diversion, the effects of integration on import price, competition, economies of scale, and factor productivity, the benefits of regionalism versus nationalism. जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया अभी कि जितने भी
इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के फेवर में या अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट होंगे वो इन्हीं कुछ बेसिक आर्ग्यूमेंट्स पे बेस कर रहे होंगे। जैसे कि ट्रेड क्रिएशन एंड डाइवर्जन पे जो इसके सपोर्टर होंगे वो कहेंगे कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से ट्रेड क्रिएट होती है। जो सपोर्टर नहीं होंगे, जो अगेंस्ट होंगे, वो कहेंगे कि किसी किसी कंट्री को डाइवर्जन से बहुत नुकसान हो सकता है, ट्रेड डाइवर्ट हो जाएगी टू अदर कंट्रीज फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री। जो सपोर्टर होंगे वो बात करेंगे कि इंपोर्ट प्राइसेस कम हो जाएंगी, कंपटीशन हायर हो जाएगा तो उससे प्राइसेस रिड्यूस होंगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होगा, फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जो अगेंस्ट होंगे वो कहेंगे कंपटीशन हाई होने से स्मॉल इन्फेंट इंडस्ट्री एलिमिनेट हो जाएंगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल से सिर्फ मोनोपोली क्रिएट होगी। इसी तरह जो रीजनलिज्म के फेवर में होंगे वो पूरे रीजन की बेटरमेंट पे बात करेंगे। जो एक कंट्री की फेवर में बात कर रहे होंगे वो सिर्फ एक कंट्री की बात कर रहे होंगे। तो जब भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे आर्ग्यूमेंट्स होंगे दे विल एक्चुअली बी सराउंडेड बाय दीज आर्ग्यूमेंट्स। जैसे स्पेसिफिकली हम बात करें रिड्यूस इंपोर्ट प्राइस पे, व्हेन अ स्मॉल कंट्री इम्पोजेस अ टैरिफ ऑन इंपोर्ट the price of the good would typically rise, which will in turn result in lower demand for the imported goods. When a block of country imposes the tariff, the fall in demand for the imported goods will be substantial. अब ये एक अगेंस्ट आर्गूमेंट है कि जब आपने कहा कि जितने भी नॉन मेंबर्स कंट्रीज हैं उनके लिए एक ही टैरिफ एक ही पॉलिसी अप्लाई होती है, तो अगर आप टैरिफ एक कंट्री लगाती है तो ऐसे गुड्स की प्राइस हायर हो जाती है और डिमांड रिड्यूस हो जाती है। लेकिन जब ब्लॉक ऑफ कंट्रीज कोई टैरिफ इम्पोज करती है तो फिर इसका इफेक्ट जो है सब्सटेंशियल होता है, थोड़ा नहीं होता। तो एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अगेंस्ट फॉर नॉन मेंबर कंट्रीज ये बात है कि इससे जो इफेक्ट ऑफ इफिशिएंसी है वो एट टाइम्स इफेक्ट ऑफ इनएफिशिएंसी वो हायर हो जाता है ड्यू टू कॉमन पॉलिसीज। Integration increases market size and may result in lower degree of monopoly in the production of certain goods and services. Certain industry may not be economically viable in smaller trade protected countries, internal economies of scale, external economies of scale. As I said कि हो सकता है कि अगर आपका मार्केट साइज ज़्यादा होगा और मोनोपोली क्रिएट होगी ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो लोअर स्मॉलर फर्म्स हैं वो हो सकता है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल या एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से सर्वाइव ही ना कर पाएं, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स वो पोजेस नहीं करती और वो मार्केट से वाइप आउट हो जाएंगी। तीसरा आर्ग्यूमेंट, जैसा मैंने आपसे कहा कि रीजनलिज्म वर्सेस नेशनलिज्म। When factors of production are free, mobile, the wealth of a common market country in aggregate will likely increase. Factor mobility will not benefit each country in common market. जो ओवरऑल वेल्थ ऑफ रीजन है वो तो डेफिनेटली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से इंक्रीज होगी, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हर कंट्री की वेल्थ इंक्रीज होगी। हो सकता है कि किसी कंट्री को इस पॉलिसी या इंटीग्रेशन की वजह से सफ़र करना पड़े। The biggest impediment to economic integration remains the reluctance to nations to surrender a measure of their autonomy. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को कॉमन ना होने की एक जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि नेशंस अपनी एटोनॉमी को सरेंडर नहीं करना चाहती, और स्पेशली मैंने कहा डेवलपिंग कंट्रीज तो बिल्कुल ये काम नहीं करती। इस वजह से इकोनॉमिक यूनियंस फ्री ट्रेड एरिया से ऊपर इतने कॉमन नहीं है। फ्री ट्रेड एरिया के अंदर आपने सिर्फ टैरिफ फ्री करने होते हैं और उसके अलावा इकोनॉमिक इंटेग्रिटी रहती है, एटोनॉमी रहती है, इसीलिए वो कॉमन है। लेकिन उससे ज़्यादा जो हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटेग्रेशन है वो इतना कॉमन नहीं है। वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो नज़र आता है लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में इतना कॉमनली नज़र नहीं आता। ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन, जो तीसरी बात हमने की थी कि आर्ग्यूमेंट्स इधर से इधर ही लाया करेंगे। वेयर एज ट्रेड क्रिएशन इज पॉजिटिव इन मूविंग टूवर्ड्स फ्री ट्रेड एंड देयरफॉर लोअर प्राइसेस फॉर द कंज्यूमर विद इन द यूरोपियन यूनियन,
द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड डाइवर्जन इज नेगेटिव। ट्रेड क्रिएशन एक पॉजिटिव चीज़ है कि ट्रेड ज़्यादा होगी, प्राइसेस कम होंगी तो कंज्यूमर को अल्टीमेटली बेनिफिट होगा, लेकिन अल्टीमेटली किसी कंट्री को लॉस भी होगा थ्रू ट्रेड डाइवर्जन कि यहाँ से सारी की सारी ट्रेड मूव होके किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएगी, तो किसी कंट्री को डाइवर्जन से लॉस भी हो सकता है। ट्रेड डाइवर्जन के क्या इफेक्ट होते हैं? रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स बिकम इम्पोर्टेंट एंड कंट्रोवर्शियल इन 1990s बिकॉज ऑफ द ट्रेड डाइवर्जन इफेक्ट ऑफ अ फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियंस और इकोनॉमिक यूनियन। By dropping internal barrier, members create more trade between and among member nations. Some of this is newly created trade, but some of it trade that is lost from another member partner. Example with NAFTA, maximum trade to the US increased, Mexican trade to the US increased, while other developing countries, nations trade decreased. अब ट्रेड डाइवर्जन का हमेशा इफेक्ट रहेगा। आप जिस तरह इसमें एग्जांपल दी गई है कि कुछ कंट्रीज को फ़ायदा होता है, कुछ को नुकसान होता है। नेफ्टा की एग्जांपल दी गई है कि नेफ्टा के बाद मैक्सिको की ट्रेड टू यूएस तो इंक्रीज हो गई, लेकिन बाकी कंट्रीज की जो ट्रेड है टू यूएस वो डिक्रीज हो गई, क्योंकि यूएस को सबसे ज़्यादा फ़ायदा था मैक्सिको से ट्रेड करने का। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान चाइना की बात करें, अगर पाकिस्तान और चाइना का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि चाइना की एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हो जाएं। क्यों? क्योंकि अब फ्री ट्रेड एरिया, हो सकता है पाकिस्तान भी चाइना के प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें क्योंकि वो चीपर हैं। तो ऐसा भी हो सकता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से कि एक कंट्री को फ़ायदा हो जाए और दूसरे को नुकसान हो जाए ड्यू टू ट्रेड डाइवर्जन, और ऐसे केस में हो सकता है लोकल कंपनीज की डिमांड reduce हो जाए, which is of course a cost for one of the countries. Trade diversion is a twofold problem. It is an economic problem because it means that economic integration is not as efficient as it may seem. Trade blocs may be economically beneficial for the nation that form them, but they may create inefficiency and economic loss for other countries that suffer the loss. It is also a political problem since as more and more country enters regional economic group, non-members find themselves locked out and vulnerable. They have a strong motivation to gain membership in an existing bloc to trade creation effect or to form their own bloc with other countries in the same boat. The threat to trade diversion and being left out has led to an expansion in size and number of trade blocs. ट्रेड डाइवर्जन से जैसा हम बात कर रहे थे कि हो सकता है कि जिन्होंने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का आइडियाज फ्लोट किया हो उन कंट्रीज को तो फायदा हो क्योंकि उन्होंने वर्क किया होगा, लेकिन हो सकता है और कंट्रीज जो उस ब्लॉक का पार्ट बने उनको लॉस हो रहा हो ड्यू टू ट्रेड डाइवर्जन। इसी तरह हमने बात की कि नॉन मेंबर्स के लिए सेम पॉलिसीज हैं। हो सकता है हायर टैरिफ की पॉलिसी हो जो कि पूरी रीजन एक्सरसाइज करे फॉर अ नॉन मेंबर। ऐसे केस में नॉन मेंबर्स क्या करते हैं, या तो वो कोशिश करते हैं कि हम भी उस रीजन का पार्ट बन जाएं, या वो अपना एक ट्रेड ब्लॉक क्रिएट करना चाहते हैं। इन बोथ द केसेस जो कॉस्ट और जो होती है वो ट्रेड डाइवर्जन की वो डिफरेंट कंट्रीज को फेस करनी पड़ सकती है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की। अभी तक के लेक्चर में हमने बात की कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है, उसकी लेवल ऑफ इंटेंसिटी की बेसिस पे हमने बात की कि उसकी टाइप्स क्या होती हैं। फिर हमने देखा कि एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट किस किस्म के हो सकते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्या फ़ायदा क्या सिनेरियो होता है, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का क्या सिनेरियो होता है। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि जब भी हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जांपल जो हमारे पास है वो यूरोपियन यूनियन की है। यूरोपियन यूनियन सिंस मिड 1980s 1992 वाइट पेपर यूरोपियन यूनियन। कोशिश तो उसकी 1980s से जारी थी, ट्रेड ब्लॉक्स भी थे, लेकिन 1992 में जाके प्रॉपर पेन डाउन होके यूरोपियन यूनियन एग्जिस्ट करती है।
ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है यूरोपियन यूनियन की? द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ यूरोपियन यूनियन इज European Commission, headquartered in Brussels. The Council of Ministers has the power to decide European Union actions. The future expansion of European Union will cause change in the decision making process. इनका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में है। इनकी जो सबसे हाईएस्ट जो फोरम है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो डिसाइड करता है यूरोपियन यूनियन के एक्शन। और ऑफ कोर्स जिस जिस तरह इनका स्ट्रक्चर चेंज होगा उसी तरह डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी चेंज होगा जैसे जैसे ज़्यादा कंट्रीज आती जाएंगी। Perhaps the most important implication for Europe is the economic growth that is expected to result. अब ये तब की बात हो रही है जब यूरोपियन यूनियन बनाई थी, तो सबसे जो मेन फोकस था वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे था, इसीलिए यूरोपियन यूनियन एग्जिस्टेंस में आई थी। Specific source of increased growth have been identified, gain from eliminating transaction cost, achievement of economies of scale, more intense competition, cheaper transaction cost and reduced currency risk. यूरोपियन यूनियन बनाने की रीजन ये थी कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो सके, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो सके, कंपटीशन की इंटेंसिटी हाई होगी तो अल्टीमेटली एफिशिएंसी और इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगी और ट्रांजैक्शन कॉस्ट और रिड्यूस हो सके और करेंसी का रिस्क भी रिड्यूस हो सके। इसीलिए कॉमन करेंसी पे आ गए ताकि करेंसी का कोई रिस्क ही नहीं है। अब करेंसी की फॉरेन एक्सचेंज मूवमेंट से कोई रिस्क नहीं है क्योंकि सारी कंट्रीज एक ही करेंसी यूज़ कर रही हैं, इसलिए कोई रिस्क नहीं है। जैसे हम इंपोर्ट में हमेशा करेंसी रिस्क फेस करते हैं और कि डॉलर प्राइस ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, लेकिन अगर करेंसी ऑफ इंपोर्ट और करेंसी ऑफ एक्सपोर्ट एक ही हो तो फिर ऐसा कोई रिस्क नहीं रहेगा। और एक और यूरोपियन यूनियन का फ़ायदा था कि यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड फर्म को एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देना था जो यूएस भी फियर कर रहे थे। इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, ये यूरोपियन यूनियन की ही बात हो रही है। बाय ज्वाइनिंग द यूरोपियन यूनियन द कंट्रीज बिकम मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। दे आर कमिटेड टू अडॉप्टिंग द यूरो इवेंचुअली एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप इन दैट डायरेक्शन। But European Union accession does not necessarily mean adoption of euro. The new member must pursue price stability, also fulfill the same convergence criteria that were required for the existing member. There is no predefined timetable for adopting the euro by the new member states. It will depend on the level of convergence. कुछ फीचर्स थे जो भी मेंबर होता था उसके लिए लाजमी थे और कुछ ऑप्शनल थे। जैसे यूरो की ऑप्ट करने का ऑप्शन नेसेसरी नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें नेसेसरी थी, जैसे प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ओवरऑल अगर पूरी रीजन की कोई पॉलिसी है, लेट्स से 3% इकोनॉमिक ग्रोथ या 3% इन्फ्लेशन रेट, तो उसको सारे मेंबर्स ने मीट करना है ताकि ओवरऑल इकोनॉमी को कंट्रोल किया जा सके ऑन द रीजन। स्टार्टिंग में जिन्होंने यूरो को ऑप्ट किया वो 12 नेशंस थी। यूरोपियन इकोनॉमिक सिस्टम अरेंजमेंट बाय विच मोस्ट नेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन लिंक देयर करेंसी टू प्रिवेंट लार्ज फ्लक्चुएशन रिलेटिव टू वन अनदर। It was organized in 1979 to stabilize foreign exchange, counter inflation among members. In 1994, European Monetary Institute (EMI) was created as transition step in establishing European Central Bank and a common currency. ECB, established in 1998, is located at Frankfurt, Germany, the central bank for Euro's single currency, the euro. The main task is to minimize price stability in euro area to keep inflation low. Present target is to keep inflation below but close to 2%. The European Central Bank with the national central banks composes European system of central banks. फिर ये जो
करेंसी फ्लक्चुएशन को लिमिट करना, ये एफर्ट तो 1979 से थी, लेकिन यूरोपियन यूनियन के बनने के बाद फिर उन्होंने एक बैंक बनाया जिसको यूरोपियन सेंट्रल बैंक बोलते हैं, और यूरो को यही मॉनिटर करता है। और स्टेबिलिटी कैसे आती है कि कोशिश होती है कि इन्फ्लेशन जो है वो 2% से लो रहे या 2% के आसपास रहे, और इसके लिए जितनी भी इंडिविजुअल सेंट्रल बैंक्स हैं जो कि उस रीजन के हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स में आती हैं, उनकी और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जितनी पॉलिसीज होती हैं वो कोऑर्डिनेटेड होती हैं, अनकोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज नहीं होती। ऑफ कोर्स करेंसी स्टेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हों, तभी उसको स्टेबलाइज किया जा सकता है। द यूरोपियन सेंट्रल बैंक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट central banks being in charge monetary policy of European Union's official currency, the euro, which is used by over 300 million people in 12 European Union countries. The European Central Bank is governed by a board of directors headed by president and the board of governors. Costing of the members of the board of directors and representatives of the local banks. Euro became official currency unit on January 1, 1999. Euro is in circulation since January 1, 2002. United Kingdom, Denmark, Sweden opt out. As we all know, European Central Bank जो is the one of the largest central bank in the world, और ये पूरी यूरो को एडमिनिस्टर करता है। जो 12 कंट्रीज यूरोपियन यूरोस को यूज़ करती हैं उनके लिए ये एडमिनिस्टर करता है, और इनका जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और एक बोर्ड ऑफ गवर्नर का स्ट्रक्चर है। यूरो जो है जो ऑफिशियल करेंसी बनी थी 1999 में थी, लेकिन सर्कुलेशन में 2002 में आई। यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क और स्वीडन ने यूरो से ऑप्ट आउट किया, तो नॉर्मली उनकी अपनी करेंसी यूज होती है, जैसे यूके में पाउंड स्टर्लिंग है, वहां पे यूरो एज अ करेंसी यूज नहीं होती क्योंकि उन्होंने ऑप्ट आउट कर दिया था, और ऑप्शन था मेंबर कंट्रीज के पास, आइदर दे कैन ऑप्ट फॉर और ऑप्ट आउट ऑफ द करेंसी एडॉप्शन। Convergence criteria. The member countries must coordinate their economic policies in order to achieve some objective: higher degree of price stability, reduction in inflation, the stable exchange rate, control of budget deficit not more than 3% of GDP, control of public debt not more than 60% of GDP, convergence in long-term interest rate. क्योंकि यूरो को स्टेबलाइज रखना है, तो जितनी भी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन की हैं, स्पेशली जिन्होंने यूरो को ऑप्ट किया हुआ है, उनके लिए ये इम्पेरेटिव है कि वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की गाइडेंस को फॉलो करें इन ऑल द एस्पेक्ट। प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन की एक मैक्सिमम परसेंटेज रखी हुई है जो कि 3 to 4% है, उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन इन कंट्रीज़ में नहीं होना चाहिए, ये उनके सेंट्रल बैंक्स को कंट्रोल करना पड़ता है। इसी तरह बजट डेफिसिट 3% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पब्लिक डेट 60% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा किसी ईयर में नहीं होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं, ऑफ कोर्स टू इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन एंड अदर पैरामीटर्स। तो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज इंटेग्रेटेड हैं, इसीलिए यूरो को स्टेबलाइज रखा जा सकता है। A single currency for Europe, the euro. In 1991, the members of European Union met at Maastricht, the Netherlands, to finalize a treaty that changed Europe's currency future. The treaty set out a timetable and a plan to replace all individual currencies with a single currency called euro. The plan has its origin in the Dallas Report of 1989 on the transition to full monetary union. The report envisaged 3 stages: removing the remaining exchange controls, establishing European system of central bank, and hardening the exchange rate management. Full implementation of the monetary union when exchange rates have become increasingly fixed and European Central Bank toss charge for running the union's monetary policy. तो 1991 में बेसिकली ये डिसाइड हुआ था कि यूरो इन प्लेस आ रही है, और फिर एक ट्रीटी साइन हुई
और कि करेंसीज को कैसे रिप्लेस किया जाएगा, और उसके अगेंस्ट कुछ ट्रांजिशन के एलिमेंट सेट हुए कि किस तरह प्रीवियस करेंसी को एलिमिनेट किया जाएगा, यूरोपियन सिस्टम ऑफ सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल होगा और नई करेंसी को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा. दिस वाज ऑल डन इन 1991. टू प्रिपेयर फॉर द economic and monetary union, a convergence criteria was laid out whereby each member country was responsible for managing the following to the specific level. Nominal inflation rate should not be more than 1.5% above the average of the three members of European Union with the lowest inflation rate during the previous year. जो इन्फ्लेशन रेट है नॉमिनल, उसको भी मैनेज किया जाएगा. उसका जो एवरेज, जो जिन नेशंस का लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट है उसका एवरेज का 1.5% से ज़्यादा नहीं होगा. मतलब उस एवरेज से 1.5% तक ज़्यादा हो सकता है. उधर तक यूरोपियन यूनियन के सारे मेंबर्स ने मेंटेन करना है. लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट शुड नॉट गो मोर देन 2% अबव द एवरेज रेट ऑफ 3 यूरोपियन मेंबर्स विद लोएस्ट इंटरेस्ट रेट. लॉन्ग टर्म में अगर बात करें तो वो 2% से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. फिस्कल डेफिसिट, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फिस्कल डेफिसिट 3% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. पब्लिक डेट जो 60% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इन एडिशन अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंक कॉल्ड यूरोपियन सेंट्रल बैंक वॉज एस्टैब्लिश इन फ्रैंकफर्ट, जर्मनी. यूरो के इफेक्ट क्या हुए? द इफेक्ट्स यूरो इफेक्ट मार्केट्स इन 3 ways. चीपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन यूरोजोन, currency risk and costs related to uncertainty are reduced. All consumer and business both inside and outside the eurozone enjoy price transparency and increase price based competition. देखिए सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हुई, क्योंकि कन्वर्टेबिलिटी से भी, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी की भी एक कॉस्ट होती है, वो पे करनी पड़ती है. इसी तरह करेंसी का जो रिस्क है फ्लक्चुएशन का वो ख़त्म हो गया, अनसर्टेनिटी रिड्यूस हुई और करेंसी के में ट्रांसपेरेंसी आ गई, क्योंकि ये क्लियर था कि अब पूरे रीजन में एक ही करेंसी यूज होगी रादर दैन यूजिंग डिफरेंट करेंसी फॉर डिफरेंट कंट्री. अचीविंग मॉनेटरी यूनिफिकेशन, यानी कि एक करेंसी को अडॉप्ट करने को कैसे अचीव किया गया. इफ द यूरो इज टू बी सक्सेसफुल इट हैव अ सॉलिड इकोनॉमिक फाउंडेशन. द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ द करेंसीज वैल्यू is its ability to maintain the purchasing power. The single hardest threat to maintaining purchasing power is inflation. So the job of European Union has been to prevent inflationary forces from undermining the euro. Exhibit below show how the euro has generally increased in value against US dollar. जैसा हमने पहले बात की, मॉनेटरी एक करेंसी को इंट्रोड्यूस कराना इतना मुश्किल काम नहीं था जितना उसको लॉन्ग टर्म में मेंटेन करना है. किसी भी करेंसी को मेंटेन करने के लिए परचेजिंग पावर को मेंटेन करना पड़ता है, और इस बार परचेजिंग पावर एक कंट्री की नहीं मेंटेन करनी बल्कि ग्रुप ऑफ नेशंस की मेंटेन करनी है. तो इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क, लेकिन उसके पैरामीटर सेट किए गए जो कि सारे मेंबर्स ने अडॉप्ट किया, और ये यूरो का डॉलर के अगेंस्ट एक ट्रेंड है जो इस चार्ट में शो किया गया है. उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल हमें मिलती है इंटीग्रेशन की, वो नॉर्थ अमेरिका में मिलती है. हमने नेफ्टा की बात की कि ये इट वाज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. ऑल्दो द यूरोपियन यूनियन इज अनडाउटेडली द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वेल नोन इंटीग्रेटिव एफर्ट, इंटीग्रेशन एफर्ट्स इन नॉर्थ अमेरिका हैज गेन्ड मोमेंटम एंड अटेंशन. North America integration has an interest in purely economic issues and there is no constituencies for political integration. एक तो ये बात याद रखें कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए हुआ था. ऑल्दो कि इसका जो इफेक्ट है वो काफ़ी हायर है, कि इसमें ट्रेड की इंक्रीज और इफेक्ट काफ़ी हायर है और बहुत कॉमन एग्रीमेंट है, लेकिन दिस इज़ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड नॉट इकोनॉमिक यूनियन. तो ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन से ज़्यादा पावरफुल एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जो कि दुनिया में बड़ी इंटीग्रेशन की एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि इससे ट्रेड फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया गया. अगर नेफ्टा की बात करें तो 1994 में एग्रीमेंट हुआ. इससे ऑलमोस्ट ट्रेड बैरियर्स ख़त्म हो गए. 99% ऑफ द गुड्स ट्रेडेड
पे जो है टैरिफ ख़त्म कर दिए गए या रिड्यूस कर दिए गए, नॉन ट्रेड बैरियर भी रिड्यूस किए गए अमंग द मेंबर नेशंस, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हुई, प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अप्लाइज टू नेशनल एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स, स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। कई इंडस्ट्रीज को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के भी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं और उसकी प्रोटेक्शन के लिए एग्रीमेंट्स साइन हुए, और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड भी रखे गए ताकि ट्रेड की वजह से एनवायरमेंट इफेक्ट ना हो। नेफ्टा एक टाइम पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जब वो फॉर्म हुआ था 1994 में। NAFTA has enabled both Canada and Mexico to increase their export to United States. Canadian manufacturers now send more than half of their production to United States, while Mexico's share of United States import market has also doubled from 6.9% in pre-NAFTA 1993 to 11.6% in 2002. इस एग्रीमेंट से कनाडा और मैक्सिको की ट्रेड टू यूनाइटेड स्टेट्स तो काफ़ी बड़ी है। जैसा कि अभी पढ़ा गया कि कनाडा की 50% जो ट्रेड है वो यूनाइटेड स्टेट्स को है, और इसी तरह मैक्सिको की जो नेफ्टा से पहले जो ट्रेड थी और नेफ्टा के साइन होने के बाद जो ट्रेड है उसमें ऑलमोस्ट 100% का फ़र्क आया है। इससे पहले अगर और एग्जांपल्स की बात करें तो नेफ्टा से पहले लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में एक एग्रीमेंट था लेफ्टा, जो कि उस वक्त का सबसे बड़ी इंटीग्रेशन थी 1961 की। बिफोर द साइनिंग ऑफ यूएस कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऑल ऑफ द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक एक्टिविटी इन द अमेरिकाज हैड taken place in Latin America. One of the strongest lived integration effort among developing countries was Latin America Free Trade Association, formed in 1961. ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में था, और इसकी सबसे स्ट्रॉन्ग बात यह है दीज वर द डेवलपिंग कंट्रीज, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, मैक्सिको, so these were the nations, और ये डेवलपिंग कंट्रीज के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जो कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज थी। इसके अलावा एशिया पैसिफिक एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन रही है जिसमें एशियन कंट्रीज और पैसिफिक कंट्रीज के दरमियान कोऑपरेशन थी। इसके अंदर अमेरिका खुद भी पार्ट था। फाउंडेड इन 1989, प्रमोट ओपन ट्रेड एंड प्रैक्टिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, प्रमोट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। इसके 18 मेंबर्स थे। जीडीपी साइज अगर सारे मेंबर्स का मिला के देखा जाए तो $13 ट्रिलियन था। 50% ऑफ द वर्ल्ड इनकम थी, इसमें जितनी भी मेजर नेशंस थी वो इंक्लूडेड थी, और 40% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इन्हीं कंट्रीज में थी जो इस एग्रीमेंट का पार्ट थे। इंटीग्रेशन इन एशिया और इंटीग्रेशन इन अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट। अगर इंटीग्रेशन का पैटर्न देखा जाए तो एशिया में और अफ्रीका और मिडल ईस्ट में जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। द डेवलपमेंट इन एशिया हैज़ बीन डिफरेंट दैट इन यूरोप एंड अमेरिकाज। एशियन इंटरेस्ट in regional integration is increasing from pragmatic reasons. Africa's economic group range from currency union among European nations and their former colonies, custom union among neighboring countries. अफ्रीका में देखा जाए तो कस्टम यूनियन अब फॉर्म होना शुरू हुई हैं जो उनकी अफ्रीका में ऐसे रीजन्स हैं, लेकिन एशिया के अंदर नॉर्मली जो है वो पैटर्न यूरोप और अमेरिका से डिफरेंट है, और आपको ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स नज़र आएंगे रादर दैन द हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। और अरब में भी अब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की यूटिलिटी नज़र आती है। अरबिक कंट्रीज़ में अक्सर जगह अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और कस्टम यूनियंस एग्जिस्ट करता है। अगर इंटरनेशनल मैनेजर के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी एंड challenges for international manager. Economic integration may have an impact on the company's entry mode. Decision regarding integrating market must be assessed from the four perspective: effect of change,
स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, रीऑर्गेनाइजेशन एंड लॉबिंग। तो अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करें तो फिर एंट्री मोड पे इफेक्ट आता है और हर मैनेजर को इन चार बेसिकली डायमेंशंस में या पर्सपेक्टिव में डिसीजन लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस कि क्या चेंज आएगा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किस तरह होगी, ऑर्गेनाइजेशनल की रीऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है कि अगर कोई उसके स्ट्रक्चर में चेंज करना है, और लॉबिंग किस पार्ट में किस के साथ यू हैव टू बी अ लॉबी ऑफ। तो आज का लेक्चर इधर तक ही था। हमने डिटेल में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को डिस्कस किया और उसकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती हैं। अगेन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह।